नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 1 दिसंबर 2020 के GK GS के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न हमारा रहेगा, पारंपरिक पंखीड़ा लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। कौन सा पंखीड़ा लोकगीत ये किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन मिलता है छत्तीसगढ़ या कश्मीर या ओडिशा या राजस्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। पंखीड़ा नृत्य कहाँ का है, ये हमारा राजस्थान का है। दोस्तों राजस्थान का है, घूमर है। राजस्थान के क्या है, घूमर भी राजस्थान का एक नृत्य है। दोस्तों अब यहाँ पर दिया पिंडवानी। दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य फेमस है। छत्तीसगढ़ का दोस्तों कौन सा नृत्य फेमस है। छत्तीसगढ़ का हमारा नृत्य फेमस है पिंडवानी नृत्य। कौन सा, पिंडवानी। पिंडवानी नृत्य कहाँ का फेमस, ये हमारा छत्तीसगढ़ का फेमस है। और बात करते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का दोस्तों राउत नाच, कौन सा, राउत नाच कहाँ के फेमस है, ये हमारा राउत नाच, ये हमारा जम्मू कश्मीर का फेमस है। बात कर लेते दोस्तों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो त्यौहार मनाया जाता है लद्दाख में। कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में। कौन सा त्यौहार है, ये हमारा लोसर त्यौहार। कौन सा, लोसर त्यौहार एक मनाया जाता है, ये दोस्तों लद्दाख में मनाया जाता है। और इसी से संबंधित एक हमारा है लोसांग। कौन सा, लोसांग। दोस्तों लोसांग ये कहाँ मनाया जाता है, लोसांग ये कहाँ मनाया जाता है, ये हमारा मनाया जाता है सिक्किम में। लोसांग कहाँ मनाया जाता है, ये हमारा सिक्किम में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। पंखीड़ा नृत्य लोकगीत ये कहाँ से फेमस है, ये हमारा राजस्थान का फेमस है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखा, निम्नलिखित में से जो है किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी माना जाता है। जैसा कि दोस्तों ऑप्शन ए में दिया जाकर है कवक या जीवाणु या विषाणु या शैवाल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, विषाणु। दोस्तों विषाणु जो है इसे सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी क्यों कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों ये विषाणु जो होता है ये अगर कहीं धूल मिट्टी कंकड़ों के साथ मिला हुआ है तब तक ये निष्क्रिय रूप से रहता है। जैसे ही किसी जीव की कोशिका में प्रवेश करता है तुरंत ये सजीव बन जाता है। दोस्तों इसलिए इसे सजीव और निर्जीव की मध्य की कड़ी विषाणु को कहा गया है दोस्तों। और यहाँ पर देखो कवक और शैवाल दोनों ऑप्शन में। दोस्तों कवक और शैवाल मिलकर दोस्तों किसका निर्माण करते हैं, दोस्तों ये लाइकेन का निर्माण करते हैं। किसका, लाइकेन का निर्माण। कवक और शैवाल मिलकर कौन सा किसका निर्माण करते हैं, लाइकेन। दोस्तों लाइकेन क्या होते हैं, दोस्तों लाइकेन जो होते हैं ये हमारे ये वायु प्रदूषण के संकेत होते हैं। किसके, प्रदूषण के संकेत होते हैं। इसके प्रदूषण के संकेत होते हैं। जहाँ पर दोस्तों लाइकेन की मात्रा कम होगी वहाँ पर प्रदूषण अधिक होगा, और जहाँ लाइकेन की मात्रा अधिक होगी वहाँ प्रदूषण कम होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड जो है, विषाणु को सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर है कि जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है। कौन सी, जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस एक नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए में देकर सिंधु, ब्यास या सिंधु या यमुना या गंगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड जो है, सिंधु नदी की जो है, जास्कर नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर बात करते हैं यमुना नदी। दोस्तों यमुना नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, यमुना नदी ये हमारी यमुनोत्री, कहाँ से, यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से, यमुनोत्री उत्तराखंड से कौन सी यमुना नदी निकलती है दोस्तों। और ये गंगा नदी की बात करें दोस्तों, गंगा नदी ये जो हमारी कहाँ से निकलती है, ये हमारी गोमुख हिमनद से निकलती है। कहाँ से, गोमुख हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गोमुख हिमनद से निकलती है। दोस्तों गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करते हैं दोस्तों, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये हमारी गंगा नदी है। और भारत की राष्ट्रीय नदी की बात करते हैं दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, अगर पूछ लेता है एग्जाम में कई बार, भारत की राष्ट्रीय नदी जो है ये हमारी कौन सी है, राष्ट्रीय नदी ये हमारी गंगा नदी है। और ये जो गंगा और यमुना ये जो है दोनों नदियों का संगम कहाँ होता है, गंगा यमुना। और यहाँ पर लुप्त रूप से सरस्वती जो है, तीन नदियों का संगम कहाँ होता है, ये हमारा इलाहाबाद में होता है। कहाँ होता है,
इलाहाबाद में होता है। दोस्तों इलाहाबाद का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो है इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है। दोस्तों यहाँ गंगा और यमुना ये दोनों नदियाँ और यहाँ लुप्त रूप से सरस्वती नदी भी मिलती है। दोस्तों यहाँ पर इसे त्रिवेणी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, त्रिवेणी। दोस्तों यहाँ पर 3 नदियाँ जो है आकर मिलती थी। कौन कौन सी, गंगा, यमुना और सरस्वती। जैसा कि दोस्तों अब इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया है। दोस्तों इलाहाबाद जो है ये अकबर ने अपने धर्म इलाही के नाम पर अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद, अपने धर्म जो है इसका धर्म इलाही था, तो इसने अपने धर्म के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया था, इलाहाबाद कर दिया था। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा देगा अगस्त 2020 तक के अनुसार भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ियों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी थी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में दिया 4 या 3 या 2 या 1। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4th, 1 थी। दोस्तों जो है भारत रत्न से सम्मानित कौन खिलाड़ी हैं। दोस्तों ये हमारे भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ी कौन है, ये हमारे सचिन तेंदुलकर जी हैं। कौन है, सचिन तेंदुलकर जी जो हैं ये हमारे भारत रत्न से सम्मानित जो है खिलाड़ी कौन है, सचिन तेंदुलकर जी हैं। और इनको जो है ये क्रिकेट से संबंधित है और दोस्तों इनको 2014 में भारत रत्न से नवाजा गया। बात करते दोस्तों सबसे कम उम्र के जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन व्यक्ति हैं, तो इनका नाम सचिन तेंदुलकर है। कौन थे, सचिन तेंदुलकर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आकर ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्द अस समद निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर भारत आया था। तो दोस्तों यहाँ पर औरंगजेब दिया है, जहांगीर या अकबर या हुमायूं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं के शासन काल में जो है ये ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्द अस समद आया था। दोस्तों बात करते हैं हुमायूं। तो दोस्तों ये हुमायूं का कार्यकाल दोस्तों ये 1210 से लेकर इसने 1235 तक शासन किया। 1235 तक इसने हुमायूं ने शासन किया। कब तक, 1210 से 1235 तक इसने शासन किया। और हुमायूं नहीं, ये 1010 से 1035 तक ही इल्तुतमिश ने इसका शासन किया था। किसने, इल्तुतमिश ने जो है 1210 से 1235 तक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने के बाद में इल्तुतमिश ने यहाँ का शासन सत्ता इसने संभाली थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न अगर केंद्रीय बजट 2020 में नई आयकर व्यवस्था के अनुसार 5 से 5.5 लाख के बीमा कर पर योग्य आय हेतु दर घटाकर कितनी कर दी गई। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10% कर दी गई है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर जोरेव निम्नलिखित में से किस देश से प्रतिनिधित्व करते थे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी से प्रतिनिधित्व करते थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में अशोक साम्राज्य की निम्नलिखित में से किस भाग में शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, उत्तर पश्चिमी जो है शिलालेख में जो है खरोष्टी लिपि से लिखे गए हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखकर रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवार्ड ऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सतीश यादव जी जो है इसके लेखक थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखकर अगर निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है। दोस्तों ये हमारे एस रामानुजन थे। दोस्तों इनके कौन थे, ये हमारे एस रामानुजन जो है गणित के क्षेत्र में इनका योगदान बहुत ही रहा है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों ईंधन के कैलोरी का मात्रक जो है
किलो जूल या केजी के रूप किलो जूल अपान जो है केजी के रूप में व्यक्त किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आकर केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री द्वारा व्यक्त पूर्वानुमान के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत की आय जो है भारतीय किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, ऐसा लक्ष्य रखा गया था। दोस्तों ये 2022 तक लक्ष्य रखा था कि भारत के किसानों की आय जो है दोगुनी हो जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देगा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा 42 आर्टिकल 42 में कहा गया, अनुच्छेद 42 में कहा गया है जो है राज्य में प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 39 की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन जो है इसमें आर्टिकल 19D में दिखाया गया, आर्टिकल 19D में दिखाया गया समान कार्य के लिए समान वेतन। और बात करते हैं आर्टिकल 19A में दोस्तों। आर्टिकल 19A में जो है 19A में इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, आर्टिकल 19A में हमारा कहा गया है निःशुल्क विधिक सहायता जो है राज्य जो है सभी लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करेगा। क्या, निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों ये हमारा आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल हमारा विधिक सहायता, ये हमारा किस आर्टिकल में है, ये हमारा सहायता, ये हमारा किस आर्टिकल में है, ये हमारा आर्टिकल 39A में है, आर्टिकल 39 में है। ये हमारा किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, ये हमारा दोस्तों 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। आर्टिकल 19A में जो है निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 40 की। दोस्तों आर्टिकल 40 में क्या बताया गया हुआ है, आर्टिकल 40 में हमारा बताया गया हुआ है कि ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, ये हमारा किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन, ये हमारा आर्टिकल 40 में कहा गया है। बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 41 की। आर्टिकल 41 की बात करते हैं दोस्तों। ये हमारा आर्टिकल यहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल 41 दोस्तों। आर्टिकल 41 में क्या बताया गया हुआ है, आर्टिकल 41 में देखा गया लोगों को लोक सहायता उपलब्ध करवाना, लोगों को लोक सहायता उपलब्ध करवाना है दोस्तों। किस में जो है आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये हमारा आर्टिकल 41 में लिखा हुआ है। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा अगर गौतमीपुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सातवाहन वंश। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सातवाहन वंश से जो है संबंधित थे। गौतमीपुत्र जो है सातकर्णी सातवाहन के संस्थापक थे। यहाँ पर ऑप्शन में देखकर शक दोस्तों ये जो है। अगला प्रश्न देकर कि अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के पथ हैं का तत्वधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग जो है इनको अपनाया गया था। बात करते हैं भगवान बुद्ध की दोस्तों। भगवान बुद्ध का जन्म हमारा कब हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म हमारा 563 ईसा पूर्व में होता। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में जो है कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में इनका जो है जन्म हुआ था। लुम्बिनी जो है वर्तमान में नेपाल में है, नेपाल में स्थित है, इनका जन्म वहाँ हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों इनके बचपन का नाम क्या था, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और इनकी बचपन के नाम का सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम था हमारा शुद्धोधन। क्या था, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। और इनकी माता का नाम था महामाया। क्या था, माता का नाम था महामाया था। और दोस्तों इनके जन्म के 6-7 दिनों के बाद में इनकी माँ की मृत्यु हो गई, महामाया की मृत्यु हो गई थी। और इनका लालन पालन जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने, प्रजापति गौतमी जी ने जो है इनका लालन पालन किया था। दोस्तों बात करते हैं भगवान बुद्ध के जीवन काल की घटनाओं के बारे में। तो दोस्तों इनकी जो है 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह जो है यशोधरा के साथ कर दिया गया था। किसके साथ, यशोधरा के साथ कर दिया गया था। और उनके पुत्र का क्या नाम था, इनके पुत्र का नाम था राहुल। भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। और उसके बाद में भगवान बुद्ध ने जो है
कुछ दिनों के बाद में अपने राज्य में भ्रमण करने की सोची। राज्य में भ्रमण करने के जब गए तो वहाँ पर इनका जो है सारथी कौन था? सारथी था चन्ना। सारथी का नाम था इनके चन्ना। चन्ना इनको राज्य के भ्रमण करवाने के लिए भगवान बुद्ध को लेकर गया था। दोस्तों भगवान बुद्ध जो है जब अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे तो उसी दौरान इनको एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया। कौन दिखाई दिया? इन्हें एक जो बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया जो बहुत ही परेशान था। एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया जो बहुत ही परेशान था और बीमार भी था। तो दोस्तों भगवान बुद्ध ने जो है चन्ना से पूछा, ये ऐसा जो है ये ऐसा व्यक्ति क्यों है, इसे ऐसा क्यों हुआ? तो उसी ने जो बताया, चन्ना ने बताया कि जो है महाराज ये जो है इस व्यक्ति की जैसी अवस्था है दोस्तों, किसी न किसी दिन आपकी और हमारी भी यही अवस्था होगी। उसके बाद में भगवान बुद्ध ने जो है आगे बढ़े तो भगवान बुद्ध ने देखा कि रास्ते में देखा इन्होंने एक मृत व्यक्ति को। मृत व्यक्ति की घटना को देखकर भगवान बुद्ध ने पूछा, ये इसको इतने सारे लोग लेकर कहाँ जा रहे हैं? तो सारथी ने जवाब दिया, जिसने जन्म लिया है वो जो है मृत्यु को जरूर प्राप्त करेगा। भगवान बुद्ध ने इस घटना को देखकर भगवान बुद्ध के मन में जो है विचारों का और आवागमन बढ़ने लगा। उसके बाद में अगली घटना भगवान बुद्ध ने देखी कि एक सन्यासी को देखा, वो जो है बैठा हुआ था एक वृक्ष के नीचे और वो कर रहा था भगवान का ध्यान कर रहा था। और देखा तो सारथी से पूछा, ये सारथी चन्ना से पूछा कि ये जो है ये कौन है? तो दोस्तों सारथी चन्ना ने बताया कि महाराज ये एक सन्यासी है, ये अपने घर की सारी मोह माया को छोड़ चुका है और ये ईश्वर के प्रति ईश्वर के प्रेम में लगा हुआ है, ईश्वर की भक्ति में लगा हुआ है। तो दोस्तों भगवान बुद्ध इस घटना से प्रभावित होकर उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया और अपने सारथी चन्ना को अपने सारे वस्त्र दे दिए। कहने लगे ये सारे वस्त्र लो और तुम, और अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण वस्त्रों को पहनकर साधारण वेशभूषा में अपने घर से निकल लिए। दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध अपने घर से निकल गए थे। 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध निकल गए थे। उसके बाद में भगवान बुद्ध जो है घर से निकलने की जो घटना, ये क्या कहलाती है? ये हमारी महाभिनिष्क्रमण घटना कहलाती है। भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो है भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जानते हैं? यह प्रश्न दिया होता है, महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है? दोस्तों भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। उसके बाद में दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में हुई थी। कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। कौन सी नदी कौन सी थी दोस्तों? ये नदी हमारी निरंजना नदी थी। कौन सी? निरंजना नदी के तट पर भगवान बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर, और पीपल जो है वृक्ष था पीपल का, पीपल, उसे जो है हम बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते थे। किस नाम से? बोधि वृक्ष के नाम से भी हम लोग जानते थे। अब जानते थे भगवान बुद्ध को बोध गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुई, और उस वृक्ष कौन था? वृक्ष पीपल का था। दोस्तों इस घटना को हम क्या कहलाते हैं? जो है जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यहाँ पर जो स्थान था उसे हम बोध गया के नाम से भी जानने लगे। दोस्तों उसके बाद में आगे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। दोस्तों भगवान बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया। दोस्तों ये उपदेश की घटना क्या कहलाती है? उपदेश की घटना हमारी धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है। कौन सी? धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भगवान बुद्ध जो है उन्होंने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था? ये हमारा सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में, जो है सारनाथ उत्तर प्रदेश में जो है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने जो है सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। बात करते दोस्तों भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो दोस्तों भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश की हमारे श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में, जो है श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक अपने उपदेश दिए थे। और बात करते हैं भगवान बुद्ध की मृत्यु की बात करते हैं दोस्तों। भगवान बुद्ध का जो है मृत्यु कब इनकी हुई दोस्तों? 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी इनकी? 483 ईसा पूर्व को जो है ये कुशीनगर, कहाँ? कुशीनगर में, जो है कुशीनगर में भगवान बुद्ध की जो है ये परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए।
कब प्राप्त थे? 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध जो है कुशीनगर में परिनिर्वाण को प्राप्त कर गए। कभी कभी एग्जाम में पूछता है परिनिर्वाण किससे संबंधित है दोस्तों? भगवान बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध के मृत्यु की घटना, भगवान बुद्ध के मृत्यु की घटना जो है, मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? ये हमारी महापरिनिर्वाण कहलाती है, महापरिनिर्वाण कहलाती है, निर्वाण कहलाती है। दोस्तों भगवान बुद्ध के जन्म से संबंध आप सभी को मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत सारे प्रश्न बताए कि कौन सी घटना महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण और धम्मचक्र प्रवर्तन और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, इनके पिता का नाम, माता का नाम, उनका लालपन, ये इससे जो है हमारे एग्जाम में बौद्ध धर्म से एक न एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। दोस्तों भगवान बुद्ध से संबंधित आप सभी को बौद्ध धर्म के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, तो आशा करता हूँ दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया जून 2020 में निम्नलिखित में से किसे कॉर्पोरेट दिवालिया प्रस्ताव तरलीकरण प्रक्रिया पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया था? दोस्तों ये हमारे उदय कोटक थे, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय की सीमा जो है पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत के 8 आधारभूत उद्योगों की सूचकांक की गणना के उपयोग में किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रिफाइनरी उद्योग। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया सिद्धांत शिरोमणि प्राचीन नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो दोस्तों ये हमारे भास्कराचार्य जो है इन्होंने प्राचीन ग्रंथ जो है सिद्धांत शिरोमणि लिखा। दोस्तों बात करते हैं आर्यभट्ट की। दोस्तों आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। शून्य का आविष्कार किसने किया? शून्य का आविष्कार हमारे भारत के जो है आर्यभट्ट जी ने किया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया गया केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया है? दोस्तों ये हमारा लाभांश वितरक कर जो है इसे समाप्त कर दिया गया सन 2020 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। सवाई जयसिंह की सरपरस्ती निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वाराणसी में इसका निर्माण कराया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न देख रहा है कि भारत देश में विदेशी मुद्रा के भंडारण का संरक्षण कौन करता है, संरक्षक कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय रिजर्व बैंक जो है विदेशी मुद्रा के भंडारण में संरक्षक होता है। दोस्तों आप सभी को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना एक्ट कब का था? एक्ट दोस्तों ये हमारा था एक्ट 1934 का था, एक्ट 1934 का था दोस्तों। और इसकी स्थापना 1935 में कब हुई थी? 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों। आरबीआई की स्थापना दोस्तों किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? इसे यंग हिल्टन आयोग, यंग हिल्टन आयोग, या इसे हम शाही आयोग के नाम से भी जानते हैं। कि कौन सा आयोग? यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग के नाम से इसे हम जानते हैं। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हमारा हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को जो है आरबीआई का 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बात करते हैं राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों। बात करते हैं आरबीआई के पहले हेड कौन थे दोस्तों? आरबीआई के पहले हेड हमारे ओसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ जो है आरबीआई के पहले गवर्नर थे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हमारी 1955 ईस्वी में कब हुई? इसकी स्थापना हमारी 1955 ईस्वी में हुई दोस्तों। 1921 में जो है 3 बैंकों को मिलाकर 1921 ईस्वी में 3 बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। इसकी इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। उसके बाद में 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके क्या कर दिया? भारतीय स्टेट बैंक SBI कर दिया गया दोस्तों। ये हमारा वित्त मंत्रालय दिया दोस्तों। वित्त मंत्रालय हमारा आर्टिकल 280 में हमारा क्या लिखा है? वित्त मंत्रालय लिखा हुआ है। आर्टिकल 280 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय हमारा लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखो वही प्रश्न हमारे एग्जाम में आ भी गया। कह रहा है कि धम्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया?
जैसा कि आप सभी को बताया था, भगवान बुद्ध की जो है, भगवान बुद्ध ने पहला जहाँ पर उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जो है भगवान बुद्ध के जो है धम्मचक्र प्रवर्तन जो है किस घटना को कहते हैं, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बोध गया दोस्तों कहाँ है? बोध गया आप सभी को बताया कि बिहार में भगवान बुद्ध ने जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया बिहार में, उसी स्थान को कहते हैं। बात करते हैं लुम्बिनी दोस्तों, लुम्बिनी में क्या हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और कुशीनगर की बात करते हैं दोस्तों, महापरिनिर्वाण आप सभी को बताया अभी, महापरिनिर्वाण की घटना आप सभी को अभी बताया कि जब भगवान बुद्ध को जो है मृत्यु हुई, कब हुई उनकी? जो है 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध को जो है परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि सुल्तानगंज बिहार के भागलपुर के निकट खोजी गई भगवान बुद्ध की प्रतिमा को किस काल की प्रतिमा माना जाता है? दोस्तों भगवान बुद्ध की खोजी गई प्रतिमा को जो है हम लोग गुप्त काल की प्रतिमा मानते हैं। किस काल की? गुप्त काल की प्रतिमा मानते हैं। दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना किसकी थी? दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना जो है श्री गुप्त ने की थी। किसने की थी? श्री गुप्त ने जो है गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। और नंद वंश की बात करते हैं तो दोस्तों नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद किसने की थी? महापद्मानंद नंद ने जो है नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी। बात करते हैं मौर्य वंश की दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसकी? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी जो है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया कर, अब अगस्त 2020 में भारत और किस देश के बीच में ओलंपियाड के स्वर्ण पदक विजेता संयुक्त विजेता घोषित किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत और रशिया ओलंपियाड जो है स्वर्ण पदक संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित था? अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा जो है ये हमारी किसमें तीन भागों में डिवाइड थी। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अगर ओडिशा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये हमारी महानदी है। कौन सी है? महानदी है दोस्तों। इस पर कौन सा बांध बनाया हुआ है? दोस्तों हीराकुंड बांध जो है, कौन सा? हीराकुंड बांध किस नदी पर है दोस्तों? ये हमारा महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। करा यूएस ओपन 2020 में खिलाड़ी रोहन पपन्ना ने पुरुषों की युगल स्पर्धा के लिए जोड़ी बनाई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया कर, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य अकादमी या विशिष्ट को यहाँ पर दिखाकर सैन्य अकादमी या विशिष्ट को छोड़कर भारत के राज्यों द्वारा कोई उपाधि प्रदान की जाने से निषेध करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ हो जाएगा। ये हमारा फोर्थ आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि जो है किसी भी व्यक्ति को जो है उपाधि नहीं दी जाएगी, केवल सैन्य या अकादमी विशिष्ट को छोड़कर, या भारत रत्न सम्मानित ये कोई उपाधि नहीं मानी जाएगी। दोस्तों आर्टिकल 15 की बात करते हैं। दोस्तों आर्टिकल 15 में हमारा क्या दिया गया हुआ है? आर्टिकल 15 में दोस्तों क्या दिया गया है? आर्टिकल 14 में हमारा दिया गया हुआ है, आर्टिकल 14 में हमारा समता का अधिकार, आर्टिकल 14 में दिया है समता का अधिकार। और आर्टिकल 15 में दिया हुआ है हमारा, आर्टिकल 15 में दिया है कह निःशुल्क, इसमें दिया हुआ है हमारा कह शैक्षिक संस्थानों में जो है छूट, SC और ST की शैक्षिक संस्थानों में छूट दी गई है आर्टिकल 15 के अंतर्गत। और जो है आर्टिकल 15(6) के अंतर्गत, आर्टिकल 15(6) में जो है आर्टिकल 15(6) के अंतर्गत जो है EWS को 10% जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है शैक्षणिक वर्ग में। किस वर्ग में? शैक्षणिक वर्ग में जो है EWS को भी 10% की जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल हमारा 20 में, आर्टिकल की 20 की बात करते हैं दोस्तों। आर्टिकल 20 में क्या बताया गया हुआ है? आर्टिकल 20 के अंतर्गत बताया गया हुआ हमारा दोष सिद्ध के लिए अपराध, दोस्तों दोष सिद्ध की बात
करते हैं तो दोस्तों एक व्यक्ति को केवल एक बार ही दंड दिया जाएगा। एक व्यक्ति को एक दंड के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा और उस व्यक्ति को किसी भी अपने मन के वकील करने की व्यवस्था है, उसे स्वयं के विरुद्ध जो है स्वयं के विरुद्ध जो है बोलने के पक्ष में भी नहीं कहा जाएगा। ऐसा आर्टिकल 20 में कहा हुआ है। बाध्य नहीं किया जाएगा कि जो है तुम अपने खिलाफ बोलो। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या। अगला प्रश्न देख रहा है बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में एक प्रकार का प्रजनन किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? पुनर्जनन कहलाता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त हैं। दोस्तों ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में जो है डाफला की पहाड़ियाँ व्याप्त हैं। और बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार सचिव किसे नियुक्त कौन था। दोस्तों ये हमारे रतन पी वटल थे। कौन? रतन पी वटल थे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या? अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित अतानु दास निम्नलिखित में से किस खेल के पेशेवर खिलाड़ी थे। ये हमारे तीरंदाज के थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख रहा है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 में दिया गया था। तो दोस्तों ये हमारी थी दी डिस्कम्फर्ट ऑफ ह्यूमनिंग पुस्तक के लिए जो है 2020 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देख रहा है बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है कि बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। ये हमारी किस राज्य में स्थित? ये हमारे बिहार में स्थित बराबर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ये दोस्तों किस धर्म से संबंधित है? ये हमारी बौद्ध धर्म से संबंधित है बराबर की गुफाएं। इनका निर्माण अशोक ने करवाया था। जो है बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए जो है बराबर की गुफाओं का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। ये हमारे बिहार में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह पारंपरिक रंगमंच कला माच निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ये हमारी मध्य प्रदेश से संबंधित। राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संविधान की 9वीं अनुसूची संलग्न की गई यानी जोड़ी गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में जो है पहली 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। दोस्तों ये हमारी भूमि सुधार से संबंधित थी। किससे? भूमि सुधार से संबंधित थी। किससे? भूमि सुधार से 9वीं अनुसूची संबंधित थी। इसे 1951 ईस्वी में जो है लागू किया, जोड़ा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते अगला प्रश्न देख निम्नलिखित में से भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य 3 विकल्पों की अपेक्षाकृत विरल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न देख रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सामवेद। सामवेद में दोस्तों है श्लोकों में जो है क्या किया गया था, इनको संगीत रूप से संगीतबद्ध किया गया था। श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया था। सामवेद की बात करते दोस्तों इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कौन किसे कहा जाता है? दोस्तों ये हमारा सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। बात करते हैं दोस्तों सामवेद, यहाँ पर बात सामवेद हो गया हमारा। सामवेद के बाद हमारा क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। दोस्तों यजुर्वेद की बात करते हैं दोस्तों। यजुर्वेद हमारा क्या हुआ है? दिया हुआ है। यजुर्वेद के अंतर्गत हमारा दिया गया हुआ है यज्ञों को करने का विधान, तरीके, किस तरह से हमें यज्ञ करने चाहिए, किस तरह से कार्यक्रम करने की बात, ये सब हमारी यजुर्वेद में बताई गई थी। बात करते हैं दोस्तों अथर्ववेद की। दोस्तों अथर्ववेद में क्या बताया गया है? अथर्ववेद में हमारा क्या बताया गया है? अथर्ववेद में जादू टोना जो है औषधि, ये सारी बातें अथर्ववेद में बताई गई हैं। और बढ़ते मेघदूत। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में दिया मेघदूत जो है ये किसकी पुस्तक है? मेघदूत हमारी किसकी पुस्तक है दोस्तों?